राजस्थान की, हाँ जी, राजस्थान की कला व संस्कृति। एक रोचक सब्जेक्ट, आसानी से याद होने वाला, हमसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इसमें आप देखो विगत क्लास में आप पढ़ रहे थे। मैंने विगत क्लास में एक टॉपिक प्रारंभ किया इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ठीक, इसको प्रारंभ कर दिया था और विगत समय में मैंने एक लोक देवता के बारे में अध्यापन भी कराया था। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, ये टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और विगत क्लास में हमने जो लोक देवता पढ़ाए वो कौन से थे? गोगा जी। अब गोगा जी से तो आप बिल्कुल परिचित होंगे। इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से मैंने आपको अवगत भी कराया था, जो भी घटनाएं थी बताया भी था। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, थोड़ी सी सामान्य से चर्चा कर देता हूँ उनकी और उसके बाद सीधे आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कल विगत क्लास में आपको जब ये टॉपिक प्रारंभ किया था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, तो मैंने सबसे पहले लोक देवता से तात्पर्य क्या है ये क्वेश्चन पूछा था, जिसके संदर्भ में आप लोगों ने आंसर भी दिए थे और बिल्कुल सही आंसर दिए थे। जैसा कि बताया भी गया कि लोक देवता से तात्पर्य उन महापुरुषों से है जिन्होंने अपने वीरोचित कार्यों से सामाजिक मूल्यों की स्थापना की और धर्म रक्षार्थ, जनहितार्थ, गौरक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। क्या कहलाए? लोक देवता। नेक्स्ट बात करें हम, तो हमने गोगा जी के संदर्भ में पंचपीर का उल्लेख किया था। पीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पंचपीरों के तहत मैंने 5 लोक देवताओं के नाम बताए, जिसमें गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी। और उन पंचपीरों के अंतर्गत आने वाले ही एक प्रमुख लोक देवता गोगा जी से आपको कल अवगत कराया। गोगा जी के संदर्भ में बताया था गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू। इनके पिता का नाम, माता का नाम बाछलदे और इनकी पत्नी का नाम कैलमदे। नेक्स्ट बात करें तो इनका वंश कौन सा था और इनके गुरु का नाम क्या था, इनकी घोड़ी का नाम और इनका प्रतीक क्या था। इनको अन्य नामों से भी जाना गया। इन्हें कहा गया जहार पीर, गोगा पीर, नागों के देवता, नागराज के अवतार। नेक्स्ट इनके संदर्भ में आगे बताया कि गोगा जी ने गायों की रक्षार्थ मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनबी से युद्ध किया और गायों को मुक्त कराया था। महमूद गजनबी ने ही इनके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर युद्ध कौशल को देखकर इन्हें एक नाम दिया था जहार पीर या जिंदा पीर। नेक्स्ट बात करें तो गोगा जी की मृत्यु दयालदास श्री ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति के अकॉर्डिंग इनकी मृत्यु हुई थी अपने चचेरे भाई अर्जुन सुरजन से युद्ध करते हुए, लड़ते हुए। जब ये युद्ध कर रहे थे उस दौरान इनका जो शीश था वो कटकर गिरा कहाँ पर? ददरेवा चूरू में, जिसे किस नाम से जाना गया? शीर्षमेड़ी के नाम से। और धड़ गिरा कहाँ पर? नौर हनुमानगढ़, जिसे क्या कहा गया? धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं? ठीक, ये भी प्रचलन में है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी। गोगा राखड़ी का हमने विगत क्लास में उल्लेख किया था। नेक्स्ट आपको बताया कि गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर कहाँ है? ठीक भाई, जिसे गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। और गोगा मेड़ी के निर्माता के संदर्भ में मैंने बताया था कि प्रारंभिक दौर में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ मकबरा नुमा आकृति बनवाई थी और इस मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है, जिसको वर्तमान स्वरूप दिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? सांचौर में। ये बता दिया था। तो अब हम नेक्स्ट लोक देवता के संदर्भ में पढ़ेंगे और बहुत ही रोचक नाम है। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। लोक देवता पाबू जी। कौन? पाबू जी। अर्थात आप पाबू जी के बारे में पढ़ने जा रहे हो और पाबू जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक भाई, जिन पर हम चर्चा करें लोक देवता पाबू जी के संदर्भ में ही,
तो बाबूजी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें सबसे पहले हम विगत समय में भी चर्चा करी थी हमने गोगा जी के संदर्भ में, वही पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि इनका जन्म, बाबूजी का जन्म कब और कहाँ हुआ। कुछ लोग तो लिखने के लिए ऐसे आतुर रहते हैं कि बस ये लिख दें और हम नोट कर लें, मतलब पता नहीं कि मैं इस बोर्ड को कहीं ले जाऊंगा क्या। आप लोग यह समझने आते हो, समझने का प्रयास करें जितना समझ सकते हैं। एक्चुअली कोचिंग संस्थान समझाने के लिए ही होते हैं। ठीक भाई, जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड। कोलूमंड या कोलू में कहाँ है? ये फलौदी जिले। बहुत नॉलेज है भाई। ठीक भाई, जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में, 1239 ईस्वी। अगर हम इसे विक्रम संवत में कन्वर्ट करना चाहें तो सीधा सा मैटर है कि इसमें +57 जोड़ देंगे, विक्रम संवत में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी की जब आपको त्योहार मेले पढ़ाए जाएंगे उस समय मैं इन संवतों का भी पूर्णतः उल्लेख कर दूंगा। ठीक भाई, तो ईस्वी सन में अगर हम 57 प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा? विक्रम संवत। अगर आप चाहें तो उसमें भी लिख सकते हैं। इनके पिता का नाम, पिता का नाम क्या था? धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी। देखो मैंने धांधल जी का उल्लेख किया है, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जैसे विगत क्लास में आपने इतिहास पढ़ा, इतिहास और कला संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्टेड है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने बहुत ही अच्छे एकाग्रता के साथ पढ़ा है तो जब कोई नाम यहाँ आता है या किसी अन्य क्लास में आता है, उससे रिलेटेड चीज़ आप पहले पढ़ चुके हों तो बस उसके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए, ये होना जरूरी है। मैंने कभी, पता है आपको, धांधल जी का नाम लिया था क्या कभी? शाबाश। देखो मैंने विगत समय में आपको एक राजवंश पढ़ाया था, राठौड़ वंश, राजस्थान के संदर्भ में। मारवाड़ में राठौड़ वंश ने शासन किया। ठीक भाई, और राठौड़ वंश का संस्थापक कौन पढ़ा जाता है? राव सिया। ये तो ध्यान होगा। ठीक, मैंने आपको वंशावली लिखाई थी राठौड़ वंश की, कंप्लीट वंशावली के तहत मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि राव सिया शासक बना। राव सिया ने राठौड़ वंश की नींव डाली थी, इसके संदर्भ में कुछ जानकारियां शेयर की गई कुछ अभिलेखों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैंने राव सिया के बाद शासक बताया था, जैसा कि वंशावली लिखाई थी मैंने, उसी में आपको आस्थान बताया, और आस्थान के बाद एक नेक्स्ट बताया था दूहड़, आई मीन राव सिया का पोता, पौत्र, नाती। कौन हुआ? दूहड़। मैंने उस समय 100% उल्लेख किया होगा कि जिस दूहड़ के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, आई मीन उस समय दूहड़ का भाई हुआ धांधल, अर्थात राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया के पौत्र दूहड़ का भाई था धांधल, और धांधल का पुत्र कौन हुआ? तो ये राजवंश से कनेक्टेड है, और अगर इनका वंश भी आगे चल के मैं लिखाऊंगा, अभी पूछा जाता है तो क्या है? राठौड़। क्या है? राठौड़। इनकी माता का नाम कमला दे। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो इनकी पत्नी का नाम, अर्थात हम लोक देवता पाबू जी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, पाबू जी की पत्नी का नाम क्या पढ़ा जाता है? सुप्यार दे और या फूलम दे। ठीक भाई, बिल्कुल सामान्य चर्चा नहीं है, बस एक नॉर्मली बात आपको ध्यान रखना है। पाबू जी जिसका जन्म हुआ 1239 ईस्वी में, कोलू गांव, फलौदी जिला जो वर्तमान में अभी नया जिला बना। नेक्स्ट बात है पिता कौन? धांधल, माता कमला दे। नेक्स्ट बात करें तो इनका पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलम दे। नेक्स्ट बात करते हैं इन्हीं के संदर्भ में। तो देखो जो डाटा चल रहा है क्रम से वही डाटा आगे बढ़ रहा है। इनका वंश सब लोग जानते हैं जी, राठौड़ वंश।
नेक्स्ट बात करें तो इनके गुरु का नाम, इनका गुरु का नाम पढ़ा जाता है समरथ भारती। नेक्स्ट इनकी घोड़ी का नाम सभी जानते होंगे, केसर कालमी, जिसके संदर्भ में आपको और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। इनकी घोड़ी केसर कालमी थी, जो आगे चलकर घटनाक्रम के तहत आप पढ़ेंगे कि ये केसर कालमी इन्हें देवल चारडी से प्राप्त हुई थी, वो बात अलग है, उसमें बात की जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो इनके प्रतीक, प्रतीकों पर और देखेंगे, बात करेंगे। देखो अभी यहाँ तक का डाटा आपके सामने मौजूद है। पाबू जी के संदर्भ में आगे, पाबू जी के प्रतीक, हम प्रतीकों की बात करें तो भालेधारी, भालेधारी अश्वारोही। नेक्स्ट एक प्रतीक और माना जाता है इनका बाईं ओर, हाँ जी, बाईं ओर झुकी हुई पाग, झुकी हुई पाग। ठीक भाई, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट आगे, अभी देखो ये सामान्य सी बातें हुई, मैंने बस इनका सामान्य सा इंट्रो दिया आपके सामने पाबू जी का। नेक्स्ट पाबू जी के बारे में इनके अन्य नाम, शायद आप जानते होंगे पाबू जी को अन्य नामों से भी जाना गया। इन्हें कहा गया ऊंटों का देवता, हाँ जी बिल्कुल, बहुत नॉलेज है भाई। ऊंटों का देवता इन्हें कहा गया प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। इन्हें कहा गया हाड़ फाड़ का देवता। सभी का मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहें। और इन्हें कहा गया लक्ष्मण का अवतार। ये क्वेश्चन तो सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है कि लक्ष्मण के अवतार के नाम से किस लोक देवता को जाना गया, तो आंसर पाबू जी, नॉर्मली बात है, सब जानते हैं। देखो इन्हें ऊंटों का देवता कहा गया। ठीक, आप शायद जानते हैं कि ऊंट पालक जाती है, रेवाड़ी राय का इन्हें आराध्य देव भी मानती है, और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हें जाता है। ठीक भाई, ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता या हाड़ फाड़ का देवता क्यों कहा गया, इस संदर्भ पे थोड़ी चर्चा हो सकती है, और उस चर्चा के तहत मैं आपको बता देता हूं कि प्लेग रक्षक देवता इसलिए कहा गया क्योंकि बताया जाता है इनके समय में मारवाड़ में प्लेग नामक बीमारी बृहद स्तर पर फैली थी, बड़े स्तर पर फैली थी। प्लेग जो इससे फैलती है, चूहों से, प्लेग नामक बीमारी फैली थी। बताया जाता है उस प्लेग से अत्यधिक जनहानि हुई थी, लेकिन उस प्लेग जो बीमारी फैली थी उस समय इन्होंने बहुत ज़्यादा जन सेवा की थी, और जनता को इस बीमारी से उबारने के लिए अथक प्रयास किए थे। कहीं ना कहीं इनका बड़ा योगदान था इस बीमारी को समाप्त कराने में, इसीलिए इन्हें प्लेग रक्षक देवता कहा गया, क्योंकि इन्होंने इस बीमारी को समाप्त करने के लिए इसी के प्रयास के तहत जी तोड़ मेहनत की थी, हाड़ फाड़ मेहनत की थी, अत्यधिक मेहनत की थी, जिससे कि मारवाड़ में जनहानि आगे ना हो। इसीलिए इन्हें हाड़ फाड़ का देवता, ठीक कहते हैं ना, हाड़ तोड़ मेहनत करना, हाड़ फाड़ मेहनत करना, कोई बस हाड़ फाड़ का देवता भी कहा। लक्ष्मण का अवतार इन्हें माना ही जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ऊंट पालक जाति, देखो सारे पॉइंट्स पर मैं वर्क और भी बाद में कर सकता हूं। ऊंट पालक जाति रेवाड़ी, जिसे रायका के नाम से भी जानते हैं, रायका इन्हें अपना आराध्य देव मानती है, आराध्य देव मानती। नेक्स्ट, ऊंट के बीमार होने पर
बीमार होने पर उसके स्वस्थ होने की कामना के लिए, स्वस्थ होने की कामना के लिए नायक भोपे द्वारा, नायक भोपे द्वारा पाबूजी की फड़का वाचन, पाबूजी की फड़ जानते हो क्या है? फड़ का, फड़ समझते हो? फड़ क्या होती है? हाँ जी, कपड़े पर, सफ़ेद कपड़े पर लाल रंग का चित्रण किया होता है और जिसमें किसी महापुरुष, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवन चरित्र का वर्णन होता है। ठीक भाई, जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी मानी जाती है? पाबूजी की मानी जाती है, ये भी जानना। फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर किया जाता है, वाद्य यंत्र पर किया जाता है। ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र दिख रहा है। ठीक भाई, वैसे तो मैं आपको यहाँ इसी संस्कृति के तहत ही लोक वाद्य पढ़ाए जाएंगे, उसके अंतर्गत आपको अलग से रूबरू कराया जाएगा इस वाद्य यंत्र से, लेकिन अभी यहाँ पर चर्चा के तहत इसका उल्लेख हुआ है कि आपको यहाँ दिख रहा है रावण हत्ता वाद्य यंत्र ही है, जिसके तहत मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है पाबूजी की, और इसका वाचन किया जाता है नायक भोपे द्वारा। और ये भी आपको ज्ञात रहना चाहिए कि इसका वाचन किया जाता है ऊँट के बीमार होने पर उसके स्वस्थ होने की कामना के लिए। ऊँट के बीमार, और एक अगर हम सर्वे करें, अगर हम एग्जाम से या हम इस टॉपिक का सर्वे करें तो हमें पता चलेगा कि ऊँट का क्वेश्चन और लोक देवता के अंतर्गत किसी भी एग्जाम में आता है तो उसका सीधा ऑटोमेटिक आंसर पाबूजी होता है। ठीक भाई, ऊँट पालक जाति रेवारी राय का इन्हें अपना आराध्य मानती है। ऊँट के बीमार होने पर किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? पाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र पर किया जाता है? ठीक भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। पॉइंट नेक्स्ट, राजस्थान में ऊँट को पश्चिम राजस्थान में सांडे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांडे। लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, पाबूजी को जाता है। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें हैं तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूं। अभी मैंने इस समय तक जो पढ़ाया वो आपके सामने एक सामान्य सा इंट्रो था पाबूजी का, कुछ बातें और बताई गई, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि पाबूजी जिनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में कोलू गांव फलोदी। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम धांधल जी, जो एक्चुअली राठौड़ वंश से जुड़े हुए थे, आपको पता ही है। राव सिया जो राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं, उनके पौत्र दूहड़ के भाई थे धांधल। इनकी माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम इनका सुप्यार दे। नेक्स्ट, इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर काल में, और इनका वंश राठौड़, और उनके गुरु का नाम था समरथ भारती। इनके प्रतीक के रूप में आप देख सकते हैं झुकी हुई पाग या भालेदारी अश्वारोही। ठीक, इनको ऊँटों का देवता कहा गया, इनको प्लेग रक्षक देवता कहा गया, इन्हें हाड़ फाड़ का देवता कहा गया, इन्हें गौरक्षक देवता भी कहा जाता है, और इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी कहा गया। ऊँट पालक जाति अपना आराध्य देव किस लोक देवता को मानती है? ऊँट के बीमार होने पर किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? पाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र पर किया जाता है? नेक्स्ट बात करें हम यहाँ तो पाबूजी, ऊँट, राजस्थान में ऊँट या सांडे लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबूजी। अच्छा, नेक्स्ट बात करें हम, मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे ही, पाबूजी के जीवन चरित्र का उल्लेख अर्थात उनके जीवन का जो भी घटनाक्रम था, उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शाबाश,
बिल्कुल सही। उल्लेख मिलता है पाबु प्रकाश में, उल्लेख पाबु प्रकाश, या हम ऐसे कर सकते हैं उल्लेख आसिया मूड जी द्वारा रचित, आसिया मूड जी द्वारा रचित, पाबु प्रकाश में मिलता है। कौन सा? पाबु प्रकाश में। ठीक भाई, सामान्य सा क्वेश्चन है। पाबु जी का जीवन चरित्र का जो उल्लेख मिलता है वो किस किस ग्रंथ में मिलता है? पाबु प्रकाश में। और पाबु प्रकाश के रचयिता कौन? आसिया मूड जी। ठीक। अगर हम बात करें पाबु जी से संबंधित अन्य रचनाएं, पाबु जी से संबंधित अन्य रचनाएं जो हुई वो ये हुई, एक तो पाबु प्रकाश ही है, पाबु जी रो छंद, पाबु जी रो दोहा, मत पाबु जी रो छंद किसने लिखा? बताएगा? मेहा बीठू जी। पाबु जी रो दोहा किसने लिखा? लघराज जी। लघराज, ला लट्टू घा घड़ी तारसी मड़िया की मात्रा जा जलेबी, लघराज। ठीक भाई। नेक्स्ट बताएं, एक आपने पाबु जीरी बात, पाबु जी री बात ग्रंथ किसने लिखा? नहीं पता? सुभद्रा कुमारी, हाँ जी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक भाई, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो पाबु जी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट बात करें हम तो पाबु जी, ध्यान से सुनना, पाबु जी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? गीत पाबु जी के पबाड़े। पबाड़े का मतलब होता है गाथा गीत, गीत पबाड़े कहलाते हैं जिन्हें माठ वाद्य यंत्र पर गाया जाता है या बांचा जाता है। किस वाद्य यंत्र पर? माठ। चलो और बताते हैं हम पाबु जी से रिलेटेड। पाबु जी की स्मृति में इनके अनुयायियों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। ये इसमें बेटा थाली वाद्य का प्रयोग करते हुए नृत्य किया जाता है। हाँ, बाकी आपको नृत्यों के संदर्भ में एक विस्तृत जानकारी बाद में भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, शायद लाइव दिखाया भी जाएगा। थाली नृत्य किया जाता है, मैं नहीं दिखाऊंगा, ये टीवी पे दिखाया जाएगा। किया जाता है। बाकी कि हमारे हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं, कोई बात नहीं। थाली नृत्य
किस लोक देवता के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? पाबू जी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? पबाड़े। उनको किस वाद्य यंत्र पर बांधा जाता है? माठ वाद्य यंत्र पर। ठीक भाई। अब हमारी चर्चा आती है इनकी घोड़ी पर। पाबू जी को, ध्यान से सुनना, पाबू जी को अपनी प्रिय घोड़ी केसर कालमी देवल चारणी से प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुई? देवल चारणी से प्राप्त हुई। अब देखो मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ एक दो पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद हम इस पूरे सिस्टम को जानेंगे कि ये भाई कैसे प्राप्त हुई और आगे क्या घटनाक्रम घटित हुआ। अभी देखें ध्यान से, अभी देवल चारणी का जो नाम आया है इस पर भी चर्चा हो जाएगी। पाबू जी ने देवल चारणी की गायों की रक्षार्थ अपने बहनोई जिंदराव खींची। पहली बात बता दूं, पाबू जी की बहन का नाम था सोहनबाई। ठीक भाई, पहली बात। उनके हस्बैंड कौन थे? जिंदराव खींची, अर्थात पाबू जी के बहनोई कौन हुए? जिंदराव खींची। सोहनबाई के हस्बैंड थे। सोहनबाई किसकी बहन थी? पाबू जी की। ठीक भाई। जिंदराव खींची तत्कालीन समय में कहाँ के शासक थे? जायल। जायल कहाँ है? नागौर के शासक। एक्चुअली स्थान कौन सा? जायल। जायल के शासक थे, सामंत के रूप में थे। एक्चुअली यहाँ के जायल के सामंत थे। से युद्ध किया। अब देखो इन्होंने इनकी गायों की रक्षार्थ युद्ध किया। किससे किया? अपने बहनोई से किया। इन्हें देवल चारणी से अपनी प्रिय घोड़ी प्राप्त हुई। अगर हम इससे पूरे घटनाक्रम का और किंवदंती और लोक कथाओं के अकॉर्डिंग हम इसको अगर देखें तो बताया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, बताया जाता है कि देवल चारणी जिसके पास घोड़ी थी केसर कालमी। एक्चुअली केसर कालमी घोड़ी किसके पास थी? काले कलर की थी। और किसके पास थी? देवल चारणी के पास। बहुत ही आकर्षक घोड़ी थी, अच्छी घोड़ी थी। बताया जाता है कि जिंदराव खींची ने इस घोड़ी को प्राप्त किया था। किससे? जी हाँ, एक्चुअली जिंदराव खींची ने इस घोड़ी को पाने का प्रयास किया था। किससे? देवल चारणी से। मेरा वो कमेंट्स पे ध्यान चला गया, एक प्रजामंडल वाला बार बार पूछा जा रहा है। हाँ जी, तो मैं अभी ध्यान दें कि यह जो घोड़ी थी केसर कालमी, इसको पाने के लिए प्रयास किए थे जिंदराव खींची ने प्रयास किए थे। बताया जाता है कि यह जिंदराव खींची को घोड़ी नहीं दी गई थी। जो देवल चारणी है उसने जिंदराव खींची को घोड़ी देने से इनकार कर दिया, और इसी वजह से जिंदराव खींची और देवल चारणी के मध्य वैमनस्य पैदा हो गया। एक दूसरे के प्रति कटुता पैदा हो गई। और ये घोड़ी किसको प्राप्त हुई? पाबू जी को। और ये भी बताया जाता है कि जो ये घोड़ी पाबू जी को प्राप्त हुई केसर काल में, वो भी एक शर्त के तहत दी थी इस देवल चारणी ने। देवल चारणी ने ये कहा था कि मैं पाबू जी आपको ये घोड़ी दे रही हूँ, बहुत ही लकी घोड़ी है, लेकिन जब भी मुझ पर कोई प्रॉब्लम आए या मेरी गायों पर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको मेरी सहायता हेतु उपलब्ध होना पड़ेगा। ओके, राठौड़ था जी, राजपूत था, ओके, डील डन। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम में है?
कि इस घोड़ी की खासियत है कि जब भी ये घोड़ी हिनन आए तो आप समझ जाना मैं प्रॉब्लम में हूँ। बताया जाता है कि लोक कथाओं के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ, यहाँ बताया जाता है कि उस समय जब पाबू जी अपने विवाह को संपन्न करने की प्रक्रिया के तहत फेरे चल रहे थे और फेरे हुए थे 3.5, ठीक, हाँ जी, आधे हुए, 3.5 फेरे हुए थे। बताया जाता है उस समय ही घोड़ी हिनन आई। पाबू जी ने उस प्रक्रिया को स्टॉप किया और समझ गए कि प्रॉब्लम में है। वहाँ आए देवल चार्डे के पास। देवल चार्डे के यहाँ पता चला कि देवल चार्डे की गायों को चोरी करके कौन ले गया? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची ले गया। बताया जाता है कि जिंदराव खींची जो गायों को चोरी करके ले गया था, उससे लड़ने के लिए पाबू जी जाते हैं। पाबू जी अपने बहनोई से संघर्ष करते हैं। अब गायों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, शर्त को निभाने के लिए कर रहे हैं, वचन को निभाने के लिए कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं और संघर्ष के तहत पाबू जी वीर गति को प्राप्त होते। कहाँ पर? देचू नामक ग्राम में। ध्यान से सुने। युद्ध किया और युद्ध करते हुए देचू ग्राम कहाँ है? फलोदी में वीर गति को प्राप्त हुई। प्राप्त, ठीक भाई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। बताया जाता है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन पाबू जी के एक बड़े भाई पढ़े जाते हैं बूढ़ो जी। आपने पढ़ा हो तो, बूढ़ो जी नहीं पता? बूढ़ो जी पढ़े जाते हैं। उनके बेटे का नाम हुआ झरना जी या रूपनाथ जी या झरना जी। रूपनाथ जी या वो लोग देवता के रूप में भी पढ़े जाते हैं, रूपनाथ जी या झरना जी। उन्होंने इस जिंदराव खींची को मार करके पाबू जी की हत्या का बदला लिया था। वैसे मैं यहाँ ये पॉइंट नोट भी करा दूंगा, लेकिन आगे चल के ये ध्यान रखना है, पाबू जी के इस संघर्ष के तहत कुछ सहयोगी भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। पाबू जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? सहयोगी थे चांदा जी, हरमल जी और डम्बो जी सहयोगी थे। मैंने एक पॉइंट और बताया था, उसको भी यहां नोट कर देता हूं। पाबू जी के अनुयायी विवाह के अवसर पर आज भी 3.5 फेरे, साढ़े ऐसे लिखेंगे, 3 फेरे, आई मीन ये लेते हैं। आज भी इतने फेरे लेते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट बात करें तो पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी, जिनका दूसरा नाम मिलता है झरना जी। झरना जी ने, लोक देवता के रूप में ये भी जाने जाते हैं। इनका भी मंदिर कोलूमंड में ही है, रूपनाथ जी का। झरना जी ने जिंदराव खींची की हत्या कर पाबू जी की हत्या का बदला लिया। ठीक भाई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो पाबू जी का मंदिर।
पाबूजी का मंदिर कहाँ है? बताएगा कोई? कोलूमंड फलौदी में। और कोई बताएगा ये मेला कब लगता है? यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। ठीक भाई। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ये तो चलो चर्चा हो गई पाबूजी की, जिसका मैं अभी रिवाइज भी करा दूंगा, लेकिन एक साधारण सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, बहुत ही सरल क्वेश्चन। जैसे आपने विगत समय में गोगाजी के संदर्भ में पढ़ा कि गोगाजी ने किस मुस्लिम आक्रांता से युद्ध किया? सीधा है, आंसर आपका सीधा सा है। ठीक भाई, महमूद गजनवी से। अच्छा, ये बताएं कि पाबूजी ने किस मुस्लिम शासक से आक्रांता से युद्ध किया था? जिसका मैंने अभी यहां उल्लेख नहीं किया है, बस मैं आपसे पूछ रहा हूं। कोई भी व्यक्ति बता सकता है। नहीं पता किसी को? पाबूजी ने युद्ध किया था मुल्तान के सुल्तान दूदा सूमरा से। किससे किया था? मुल्तान के सुल्तान दूदा सूमरा से। ये उल्लेख मैं यहाँ अभी करूँगा, ये पॉइंट में लिखाऊंगा कि पाबूजी ने मुल्तान के सुल्तान दूदा सूमरा से युद्ध किया, उसे पराजित किया। ठीक भाई, ठीक भाई। अभी यहाँ इसको रिवाइज करें हम, तो आपको मैं बता देता हूँ, रिवीजन के तहत ही फर्स्ट पॉइंट से ले लेते हैं हम। यहाँ देखें, पाबूजी जिनका जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड फलौदी। कब हुआ? 1239 ईस्वी। इनके पिता का नाम क्या था? धांधल जी। की पैतृकता जो जुड़ी हुई थी वो राठौड़ वंश से जुड़ी हुई थी। धांधल जी राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया के पुत्र दूहड़ के भाई थे। इनकी माता का नाम क्या था? कमला दे। इनकी पत्नी का नाम हुलमदे सुप्यार दे। इनका वंश कौन सा? और इनके गुरु का नाम क्या था? समर्थ भारती। ठीक भाई। और इनकी घोड़ी का नाम क्या? नेस्ट। इनके प्रतीक भालेधारी अश्वारोही। ध्यान से समझना और रिवाइज करना, याद हो जाता है। और निश्चित रूप से जब मैं याद कर सकता हूं, जो कम बुद्धिमान हूं, और आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, तो आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हो। ठीक, आप तो जीनियस हो, आइंस्टीन हो, तो फिर कौन क्या होता? हाँ भाई। इनकी बाईं ओर झुकी हुई पाग भालेधारी अश्वारोही इनके प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है: ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ का देवता, लक्ष्मण का अवतार। ऊंट पालक जाति रहवारिया राय का किसे अपना आराध्य देव मानती है? नेक्स्ट बात करें तो ऊंट के बीमार होने पर उसके स्वस्थ होने की कामना के लिए किस लोक देवता की फड़का वाचन किया जाता है? पाबूजी की फड़का वाचन किस वाद्य यंत्र पर किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर। नेक्स्ट बात करें तो पाबूजी को ही राजस्थान में ऊंट या सांडे लाने का श्रेय जाता है। पाबूजी के जीवन चरित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पाबू प्रकाश में। पाबू प्रकाश के रचनाकार कौन? ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें हम तो पाबूजी से संबंधित और भी कुछ रचनाएं हैं, जिसमें पाबूजी रो छंद किसने लिखी? बिठू जी ने, मियाँ बिठू जी ने। और पाबूजी रा दोहा लिखी लगराज जी ने। ठीक भाई। इसमें देखो पाबूजी री बात, ये ग्रंथ है ना, इसमें थोड़ा डाउट है, इसको अभी आप मत लिखना, इसको मैं बाद में लिखा दूंगा, पाबूजी रा ग्रंथ। ठीक भाई। क्योंकि शायद ये जो लिखा था ये लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का संदर्भ मिलता है इसका, इसको मैं चर्चा के तहत बाद में कर देंगे। लेकिन ये कन्फर्म है लगराज जी और मेहा बिठू जी। ठीक है। अगर हम एक और करें तो पाबूजी के सोरठे और लिख सकते हैं यहाँ। पाबूजी के सोरठे
और वो पाबूजी के सोरठे आप जानते हैं कौन, राम नाथ कबिया। ये इसने लिखा था, पाबूजी के सोरठे जो रचना लिखी थी वो किसने लिखी थी, रामनाथ कबिया। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें हम, ध्यान से सुने, पाबूजी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, पाबूजी के पवाड़े, जो गाथा गीत होते हैं, और वो किस वाद्य यंत्र पर बांटे जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र पर। पाबूजी की स्मृति में उनके अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि थाली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो पाबूजी की प्रिय घोड़ी केसर काल में उन्हें कहां से प्राप्त हुई थी। पाबूजी ने किसकी गायों की रक्षार्थ अपने बहनोई जिंदराब खींची से युद्ध किया था, देवल चारणे की गायों। और पाबूजी की मृत्यु कहाँ हुई थी, देचू नामक स्थान पर। किस नामक स्थान पर, देचू पर, जो फलौदी में है। अभी पाबूजी की मृत्यु हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इस संघर्ष के दौरान इसके कुछ सहयोगी भी मारे गए थे, और वो सहयोगी कौन कौन थे, चांदा, डेमा या डम्बोजी और हरमल, ये इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट बात करें तो पाबूजी के अनुयायी, चूंकि आपको मैंने घटनाक्रम बताया था, एक लोक कथा भी बताई थी इनके संबंध में, जो प्रचलित है कि भाई 3.5 फेरे पड़े थे और उसके बाद ये संघर्ष के लिए निकल पड़े, देवल चारणे की गायों की छुड़ाने के लिए निकल पड़े। तो इनके अनुयायी इसी संदर्भ में कितने फेरे लेते हैं, आज भी 3.5 फेरे। नेक्स्ट, पाबूजी की जो मृत्यु हुई थी जिंदराब खींची से लड़ते हुए, मृत्यु हुई थी पाबूजी की, तो बताया जाता है कि इनके जो बड़े भाई बुड़ोजी हैं, उन्हीं के पुत्र ने इनकी हत्या का बदला लिया था। बुड़ोजी के पुत्र कौन हुए, रूपनाथ जी या जरनाथ जी। उन्होंने ही जिंदराब खींची को मारकर अपने पाबूजी की हत्या का बदला लिया था। पाबूजी का मंदिर कहाँ है और वहाँ प्रतिवर्ष कब मेला लगता है। बस एक पॉइंट और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, पाबूजी ने मुल्तान के सुल्तान दूदा सुमरा से युद्ध किया था, जिसको मैं लास्ट में नोट करा दूंगा, चाहे आप नोट कर लेना। अभी इसको क्रमिक रूप से नोट कर लें। ठीक भाई, जल्दी।